नमस्कार, मैं रणधीर स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल गुरुजी पे। आज का जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम, सौरमंडल, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और सोलर सिस्टम में हमें पढ़ना होता है सूर्य के बारे में, पृथ्वी प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के बारे में, उल्का पिंड्स के बारे में, मून के बारे में, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं उनके सैटेलाइट्स के बारे में, उपग्रहों के बारे में, कुछ एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कुछ कॉमेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ मेटेओराइट्स होते हैं जिन्हें हम धूमकेतु, उल्का पिंड और कॉमेट्स कहते हैं। इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। मुख्य तौर पे हमें इनमें ग्रहों के बारे में पढ़ना होता है, जिसका मैंने यहाँ पे विस्तृत रूप से आप लिख रखा है और एक एक पॉइंट करके आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य के बारे में। आपको पता है कि सोलर सिस्टम सूर्य और उसकी पूरे परिवार को कहा जाता है, सूर्य एंड इट्स फैमिली, यानी कि सूर्य और जो उनकी फैमिली में 8 प्लैनेट्स हैं, 8 जो ग्रह हैं, उनको मिला के एक सोलर सिस्टम का निर्माण होता है, जिसमें हमें 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में आपको पढ़ना क्या है कि सूर्य जो है, सूर्य पृथ्वी से पहले तो सूर्य क्या है, एक तारा है। सन इज़ अ स्टार। सूर्य अपने आप में एक तारा है और कोई भी तारा 2 चीज़ से मिलके बना होता है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन उसमें होता है 71% और हीलियम 25%। जैसे जैसे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, वैसे वैसे उस स्टार में से बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी एमिट होती है, ठीक है, लाइट एमिट होती है, जो कि हमारे पृथ्वी पे किरण के माध्यम से पहुंचती है, जिसे हम धूप कहते हैं। तो जितने भी स्टार्स हैं वो सारे हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिलके बने होते हैं। और भी कुछ गैसेस होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे इनमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। जिस दिन हाइड्रोजन पूरी तरीके से हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, उस दिन किसी भी स्टार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सूर्य है वो भी क्या है, एक स्टार है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा सूरज, ठीक है, सूर्य यानी कि सन। सन के बारे में कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो सूर्य जो हमारी पृथ्वी से जो सूर्य है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है, अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य अपने आप में एक तारा है, यानी कि सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पे 8.5 मिनट में पहुंचती है, अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स 8.5 मिनट में, यानी कि लगभग 8.5 मिनट में वो पहुंच जाती है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका आता है लाइट ईयर का, कि लाइट की स्पीड और लाइट ईयर क्या होती है, यानी कि प्रकाश वर्ष। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो। तो प्रकाश वर्ष पहले समझते हैं। इस रेड वाले बॉक्स में आप देखेंगे प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष एक लाइट द्वारा, ठीक है, लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहेंगे, एक प्रकाश वर्ष कहेंगे, ठीक है। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि गति क्या हो गई हमारी लाइट की, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और उसकी जो 1 प्रकाश वर्ष की डिफिनीशन क्या हो गई, एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। 1 प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो इसकी वैल्यू भी पूछ लिया जाता है आपसे कि 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू हाउ, ठीक है, हाउ मच। तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य की जो रोशनी की सोर्स है, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत किसे हम कहेंगे, किस माध्यम से सूर्य अपने आप में इतनी रोशनी पैदा करती है, किस माध्यम से, किस तरीके से वो इतने एनर्जी को एमिट करती है, तो आपका जवाब आएगा नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूज़न के माध्यम से जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन, इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न। इस माध्यम से सूर्य में हमेशा हर वक्त क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है।
स्टार्टिंग में जब सूर्य बना होगा तो हाइड्रोजन 100% होगा, लेकिन वो धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट होते गया है वो, और जिस दिन हाइड्रोजन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा हमारे सूर्य का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या सोर्स है पृथ्वी का सूर्य का रोशनी का, तो आपको बताना है नाभिकीय संलयन के माध्यम से जो सूर्य है अपनी रोशनी पैदा करती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सूर्य है वो सौरमंडल का केंद्र है, यानी कि सूर्य को हम सौरमंडल का केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि सब पता है हमें कि सूर्य के चारों ओर ही हमारे जितने भी 8 ग्रह हैं वो चक्कर लगा रही होती हैं। ठीक, इसकी जो त्रिज्या है वो 6,96,000 किलोमीटर है। सूर्य की जो त्रिज्या है वो है 6,96,000 किलोमीटर। अब हम आते हैं अपने ग्रहों के बारे में। आपको पता है कि ये सपोज़ कर लो कि हमारा सन है, तो सन के बाद यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्या हैं, प्लैनेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और ये नेपच्यून। ये इतने सारे हमारे क्या हो गए, प्लैनेट्स हो गए, 8 प्लैनेट्स हो गए। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को 2006 के बाद हटा दिया गया था, उस पर भी हम आएंगे बाद में। तो अभी हमें पढ़ना क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, फिर अरुण, वरुण। ठीक है, इन सब के बारे में हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ग्रह है वो है मरकरी। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा ग्रह है वो है मरकरी। और ये जितने भी आपको प्लैनेट्स दिख रहे हैं, जितने भी ग्रह आपको दिख रहे हैं, ये सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे कि कोई भी प्लैनेट्स का 2 मूवमेंट होता है। ठीक है, 2 उसमें वो 2 तरीके से कोई भी ग्रह जो है वो घूमती है। पहला होता है आपका घूर्णन, दूसरा होता है आपका परिक्रमण। इंग्लिश में बोले तो पहला हो गया आपका रोटेशन और दूसरा हो गया रिवॉल्यूशन। घूर्णन या रोटेशन हम कब कहेंगे, जब कोई भी ग्रह अपने एक्सिस पे घूमेगी, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैं अपनी जगह पे ऐसे घूम रहा हूँ, अपनी जगह पे घूम रहा हूँ, तो वो हो गया मेरा रोटेशन मूवमेंट। ठीक है, घूर्णन काल। ठीक है, घूर्णन मूवमेंट। और जब मैं घूमते हुए किसी और वस्तु के चक्कर लगाऊंगा, मैं अपने जगह पे भी घूम रहा हूँ और किसी वस्तु के चक्कर भी लगा रहा हूँ, तो वो मेरा हो गया रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। तो ये 2 मूवमेंट हर एक ग्रह का होता है। अभी आगे हम इस पे आएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ग्रह है वो है मरकरी, यानी कि बुध। अब इसके बारे में कुछ 4-5 पॉइंट से आपको पता होना चाहिए। ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, क्योंकि सबसे पहला ग्रह है तो जाहिर सी बात है सबसे नज़दीक ग्रह होगा। इस ग्रह की खास बात यह है कि इसका कोई भी अपना वायुमंडल नहीं है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके खुद के कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि इसके सैटेलाइट्स नहीं है। नो एटमॉस्फेयर, नो सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ ग्रेविटी, इसकी गुरुत्वाकर्षण बल इतनी कम है कि ये किसी भी वस्तु को अपने ऑर्बिट में पकड़ के या होल्ड करके नहीं रख सकती है। जैसे कि पृथ्वी मून को अपने ऑर्बिट में पकड़ के रखी है और मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्योंकि पृथ्वी मून की अपेक्षा काफ़ी बड़ी है और उसकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से वो घूमते रहती है। ठीक है, लेकिन मरकरी के साथ ऐसा नहीं है। मरकरी इतना छोटा है कि उसकी ग्रेविटी बहुत कम पड़ जाती है और इस वजह से वहाँ पे ना ही तो उसका अपना खुद का वायुमंडल है और ना ही उसकी कोई भी सैटेलाइट्स है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इस ग्रह के मरकरी जो है वो 88 दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है सूर्य का, 88 दिन में। जैसे कि पृथ्वी 365 दिन में लगाती है, उसी तरीके ये जो मरकरी है वो 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। और ये अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे 59 दिन में घूम जाती है। पृथ्वी 24 घंटे लगाती है, लेकिन ये 59 दिन में घूम जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और, ये पूरे सौर मंडल में जितने भी हमारे ग्रह हैं, जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं, उनमें ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह, वायुमंडल नहीं होता है, कोई भी इसके उपग्रह नहीं होते हैं। 88 दिन ये लगाता है सूर्य के चक्कर लगाने में, 59 दिन ये लगाता है अपने एक्सिस में घूमने पे,
पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। इस पे 2 मिशन भेजे गए थे नासा द्वारा, एक मैराइनर एंड दूसरा मैसेंजर। तो ये पूछ दिया जाता है कभी कभी हायर एग्जाम्स में कि ये मिशंस किस ग्रह पे भेजे गए थे, तो आपको बताना है मरकरी पे। कौन कौन से? मैराइनर और मैसेंजर, ठीक है, नासा द्वारा। उसके बाद हम आते हैं शुक्र ग्रह के पास। शुक्र ग्रह के हम देखते हैं क्या खासियत है। तो शुक्र ग्रह जो है वो हमारे दूसरे नंबर का प्लैनेट है, पहली बात। इसकी भी खास बात यह है कि इसके पास भी ना किसी तरीके का कोई इसका एटमॉस्फेयर है, ना ही इसके पास किसी तरीके का कोई सैटेलाइट है, उपग्रह है। जैसे कि हमारे पृथ्वी के पास है, मंगल के पास है, जुपिटर के पास अपने ग्रह होते हैं और मतलब उनके मून्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। उसी तरीके से मरकरी और वीनस यानी कि बुध और शुक्र के पास किसी भी तरीके का कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है, और ना ही इन दोनों के पास किसी भी तरीके का अपना एटमॉस्फेयर या वायुमंडल पाया जाता है। नतीजन क्या होता है कि जो शुक्र है वो इतना गर्म हो जाता है कि इसे पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। कारण क्या है? अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि सन के सबसे नज़दीक तो हमारा मरकरी ग्रह है, हमारा बुध ग्रह है, लेकिन हमने अभी आपको क्या बताया कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। पूरे ग्रहों में अगर देखा जाए तो सबसे गर्म ग्रह यही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण, जो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसकी खासियत क्या है कि ये सनलाइट को तो बड़े आराम से आने देता है अपने पास, सूर्य की किरण को अपने पास आराम से आने देता है, लेकिन उससे वापस जाने नहीं देता, एक फ़िल्टर की तरह काम करता है वो। तो जब उस कारण क्या होता है कि जब ये रोशनी इसकी सतह पे आती है, इस वीनस ग्रह की सतह पे आती है, तो आती तो आराम से है लेकिन वापस जा नहीं पाती है। रिज़ल्ट क्या होता है कि इसकी सतह बहुत गर्म हो जाती है। इस वजह से कि ये जो हमारा ग्रह है वो पूरे सौरमंडल में जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं उनमें से सबसे गर्म ग्रह इसे कहा जाता है। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल प्लैनेट्स, एमंग्स ऑल प्लैनेट, ठीक। इसके पास भी ना किसी तरीके का कोई उपग्रह होता है, ना ही वायुमंडल होता है। ये अपने अक्ष पे, ठीक है, अपने अक्ष पे 243 दिन में घूम लेती है। और इसकी एक और ख़ास बात, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस ग्रह के बारे में, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। हमने भी आपको बताया कि कोई भी प्लैनेट अपने एक्सिस पे घूमती है, रोटेट करती रहती है अपने एक्सिस पे, ठीक है। पृथ्वी भी करती है, जुपिटर भी करता है, ठीक ना, बृहस्पति भी करती है, शनि भी करती है, सब ग्रह करते हैं। लेकिन शुक्र और एक और ग्रह आपका आएगा यूरेनस, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर ना घूम के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है। यानी कि ये उल्टा करते हैं, यानी कि सूर्य उदय इनका उल्टा होता है। हमारे यहाँ जिस साइड से होता है वहाँ पे इनका उल्टा होगा। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे इसका याद रखेंगे कि ये सबसे गर्म प्लैनेट है और इसकी जो एक्सिस पे जो घूमने की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये अपने अक्ष पे घूमने में सबसे ज़्यादा दिन लेती है, यानी कि 243 दिन ले लेती है ये अपने अक्ष पे घूमने पे। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे 24 घंटे में घूम जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 243 डेज़ लेती है। और ये अपने आप में सबसे ज़्यादा है। कोई भी जो हमारा ग्रह है, यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं, कोई भी इतना समय नहीं लेता है अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे घूमने में, ठीक है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या सिस्टर या ट्विंस ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के शेप एंड साइज का है, इस वजह से। इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। आपको देखने को मिल सकता है सांझ को और सुबह में, ठीक है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह होता है ये। अभी यहाँ पे आप देखिएगा, ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक है, ये हमारा वीनस और इधर हो गया हमारा ये मार्स। तो आपसे अगर पूछे कि अर्थ के सबसे नज़दीक कौन आएगा, ये वीनस आएगा या मार्स आएगा, ठीक है, ये आपका शुक्र आएगा या मंगल आएगा, तो आपको बताना क्या है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। कभी भी मंगल आंसर नहीं देंगे, मंगल दूर है पृथ्वी से, सबसे पास कौन है, वीनस, ठीक है। तो वीनस के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लेके बहुतों को दिलचस्पी होती है, खासकर नासा को और हमारी इसरो को भी है। इसलिए समय समय पे मार्स पे जो बहुत सारे मिशंस भेजे जाते हैं, जैसे कि आपके क्यूरोसिटी हो गया, भारत ने मंगलयान भेज रखा है, ठीक है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है।
तो इसमें साइंटिस्टों को काफ़ी दिलचस्पी होती है, तो हमें भी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम देखते हैं। मंगल ग्रह जो है ये पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि पहला तो हो गया मरकरी, दूसरा आपका मंगल, ठीक है। उसके बाद इसे लाल ग्रह कहा जाता है, इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से ये दूर से स्पेस में लाल दिखाई देता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें 71% पानी है, इस वजह से मंगल ग्रह को भी क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इसके पास आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है इसकी सतह पे। उसके बाद इसके 2 उपग्रह हैं, जैसे कि मरकरी और वीनस के पास, बुध और शुक्र के पास किसी भी तरीके का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन मंगल के पास उपग्रह मिलेंगे आपको, और मंगल से फिर सारे में उपग्रह आपको मिलेंगे। केवल इन्हीं दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। वेरी इंपॉर्टेंट, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा ग्रह है, और डीमोस केवल छोटा ग्रह नहीं है, पूरे सौरमंडल में जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं और जितने भी प्लैनेट्स के उपग्रह हैं, उन सभी उपग्रहों में मंगल का जो उपग्रह है डीमोस, वो सबसे छोटा उपग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि जो ये डीमोस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सबसे छोटा उपग्रह है सारे में। इसका तो है ही, मंगल का तो है ही, फोबोस से छोटा है, लेकिन ये इसका छोटे के साथ साथ पूरे जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, जितने प्लैनेट के उपग्रह हैं, उन सभी उपग्रहों में ये सबसे छोटा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा कौन है अभी आगे आएगा, ध्यान देना। उसके बाद परिक्रमण काल इसका 686 दिन का, यानी कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 686 दिन में, और पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है 24 घंटे 39 मिनट में, ठीक है। पृथ्वी जैसे कि अपने अक्ष पे लगाती है 24 घंटे में, उसी तरीके से मंगल ग्रह अपने अक्ष पे 24 घंटे 39 मिनट में चक्कर लगाती है। सौरमंडल में बोला जाता है ऐसे कि सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है, किस प्लैनेट पे है, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस प्लैनेट पे है। तो दोनों आपको मिलेंगे देखने को मंगल ग्रह पे। एक है आपका ओलंपस मून्स, जिसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहा जाता है। यानी कि केवल सौरमंडल का नहीं, अगर हम अर्थ की बात करें, पृथ्वी भी बात करें, तो पृथ्वी भी इतनी बड़ी ज्वालामुखी नहीं है। यानी कि ये पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल के पास है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा आपका पर्वत पूछ लिया जाता है कि कहाँ है, तो आपको बताना है। अगर पृथ्वी में पूछे तो बताएंगे माउंट एवरेस्ट, लेकिन पूरे सौरमंडल में पूछे तो आपको बताना है निक्स ओलंपिया, यानी जो कि मंगल ग्रह पे है। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 किलोमीटर, और ये उसकी जस्ट 3 गुना है, ठीक है। इस पे भी कुछ मिशंस भेजे गए थे, जैसे कि आपका पाथफाइंडर क्यूरोसिटी नासा के द्वारा भेजा गया था, और मंगलयान इसरो के द्वारा भेजा गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भेजा गया था, जो कि एक सक्सेसफुल मिशन रहा था। और इस मिशन में हमारा जो रोबोट है, जो हमारा सैटेलाइट है सॉरी, वो मंगल के ऑर्बिट में अभी सक्सेसफुली घूम रहा है। और ऐसा करने वाला भारत एशिया का एकमात्र देश है। दूसरा, पहले अटेम्प्ट में करने वाला भी ये पहला कंट्री है, ठीक है। पहले ही प्रयास में भारत ने मंगल के ऑर्बिट में हमारा मंगलयान को स्थापित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बृहस्पति के बारे में। अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने अर्थ को लास्ट में लिख रखा है। अभी हम पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में, जुपिटर के बारे में। जुपिटर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहला, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। जितने भी ग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह हमारा जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लैनेट। बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़ जुपिटर। प्लस जुपिटर के पास, अगर ये इतना बड़ा है तो इसके पास बहुत सारे उपग्रह भी होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल के आता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह भी जुपिटर के पास ही हैं। टोटल 79 उपग्रह हैं यहाँ, ठीक है। यानी कि इसके टोटल 79 सैटेलाइट्स हैं, या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं इनके पास 79 मून्स हैं, ठीक है। अब इसके पास जो 79 जो उपग्रह हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा है आपका गैनीमेड, ठीक है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक। जैसे कि अभी मैंने बताया मंगल का 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस, जो कि सबसे छोटा डीमोस है, उसी तरीके से सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछे तो आपको बताना है गैनीमेड। किसकी उपग्रह है ये? तो जुपिटर की, ठीक है। टोटल इसके पास 79 है। कहीं कहीं आपको देखने को ये कम भी मिलेंगे, लेकिन ये 79 आप जहाँ देखेंगे 79 को टिक करेंगे।
अभी नासा ने कुछ और उपग्रह खोज रखा है शनि ग्रह का, जिसके कारण ऐसा कहा जा रहा है कि शनि के पास अब ज़्यादा सैटेलाइट्स हो चुके हैं। लेकिन अभी ये बुक्स वगैरह में प्रिंट नहीं हुआ है। लेकिन अभी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे तो आपको बृहस्पति को ही बताना है, जुपिटर को ही बताना है कि उसके पास सबसे ज़्यादा ग्रह है। लेकिन आने वाले समय में शनि ओवरटेक कर गया है जुपिटर को, लेकिन अभी हमको जुपिटर को ही बताना है। ठीक, इसका जो परिक्रमण काल है, यानी कि ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो 11 साल 86 दिन में लगाती है, और अपने अक्ष पे ये 10 घंटा में ही घूम जाती है। समझ रहे हो, घूमने में तो लगा रही है 11 घंटा 46 साल 11 साल 86 दिन, लेकिन अपने एक्सिस पे ये 10 घंटा में ही घूम जा रही है। यानी कि पृथ्वी से भी पहले, पृथ्वी 24 घंटा में घूमती है, या 10 घंटा में घूम जा रही है। यानी कि ये सबसे तेज़ घूमती है अपने अक्ष पे, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे तेज़ ये घूमती है। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति पे भी 2 मिशन भेजे गए थे, जूनो और जूसी। ये दोनों मिशन नासा के द्वारा भेजे गए थे। तो नाम से मालूम चल रहा है जूनो यानी कि जुपिटर पे, जूसी यानी कि जुपिटर पे। ठीक है, तो पूछे आपसे कि जूनो किस पे भेजा गया था, तो जुपिटर पे आपको बताना है, बृहस्पति प्लैनेट पे आपको बताना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं शनि ग्रह के बारे में, सैटर्न के बारे में। तो सैटर्न क्या है कि ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की खास बात क्या है कि इसके छल्ले होते हैं, इस ग्रह के चारों ओर कुछ छल्ले होते हैं, कुछ रिंग्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं वलय युक्त छल्ला। ठीक है, इन छल्लों की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी, और इनकी संख्या है 7। ठीक है, इन छल्लों की संख्या कितनी है? 7। ये छल्ले कुछ नहीं है, ये कुछ डस्ट पार्टिकल्स और गैस हैं, जो कि सैटर्न की जो ग्रेविटी की वजह से उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, जिनको स्पेस से देखने पे ऐसा लगता है कि इनके चारों ओर एक रिंग सा बन चुका है। ठीक है, और इन रिंग्स की संख्या कितनी है? 7, और इन्हें ढूंढा था गैलीलियो गैलीली ने। इनकी उपग्रहों की संख्या है 62, लेकिन अभी ये बढ़ चुका है। लेकिन अभी ऑथेंटिक तो है, लेकिन अभी बुक में छपा नहीं है, इस वजह से हमें अभी 62 ही बताना है। ठीक है, ये ओवरटेक कर चुका है जुपिटर को। इसके जो उपग्रह हैं, इनमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। लेकिन टाइटन केवल शनि ग्रह का ही सबसे बड़ा उपग्रह है, पूरे उपग्रहों में नहीं। पूरे उपग्रहों में सबसे बड़ा है गैनीमेडी या गैनीमेड जुपिटर का। यह टाइटन केवल शनि ग्रह की अगर उपग्रहों की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे बड़ा है ये। ठीक है, लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का। कंफ्यूज मत होना, सबसे बड़ा उपग्रह है आपका गैनीमेड जुपिटर का, और सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस मंगल का। लेकिन पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है पूरे सौरमंडल का, तो आपको बताना है टाइटन। इसका है सैटर्न का, शनि ग्रह का। ठीक, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है ये। इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि अगर हमारे पास ऐसा इतना पर्याप्त जगह होता कि जहाँ पे हम इसको रख सकते, तो अगर मान लो कहीं पूल, कहीं तालाब है जहाँ पे हम इस शनि ग्रह को रख सकते थे, तो इस शनि ग्रह उस पर तैरने लगता, वो डूबता नहीं, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि शनि ग्रह को अगर कहीं टब में रख दे तो ये उसमें तैरने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अरुण ग्रह के बारे में, यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस क्या है? इसे हरा ग्रह कहा जाता है, इसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, उसी तरीके से इसे हरा ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन की वजह से ये ग्रीन दिखती है हमें। इसके उपग्रह हैं 27। ठीक, विलियम शेक्सपियर का बुक है एक, उनके कैरेक्टर के नाम पे ही इनके उपग्रहों का नाम दिया गया है। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था कि कौन से ऐसे उपग्रह हैं, किस प्लैनेट के उपग्रह हैं जिनका नाम विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर, एक बुक के कैरेक्टर के नाम पे पड़ा है। तो आपको बताना है यूरेनस। ठीक है, और यूरेनस भी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर अपने एक्सिस पे घूमती है। हमने बताया था अभी आपको कि 2 ऐसे ग्रह हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, एक आपका वीनस और दूसरा आपका यूरेनस। कैसे याद रखेंगे? दोनों के लास्ट में NUS आ रहा है। ठीक है, यूरेनस वीनस दोनों अपने अक्ष पे उल्टा रोटेट करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक, इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है, लाइंग प्लैनेट कहा जाता है, लाइंग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्यों कहा जाता है? देखिए, समझिए थोड़ा सा। ये अगर मैं कोई प्लेन बनाऊं, ये अगर कोई प्लेन है, ठीक है, तो ये आपका इतना झुका हुआ है, ये आपका 98 डिग्री झुका हुआ है।
ठीक है, 98 डिग्री झुका हुआ है प्लेन से, इस वजह से सॉरी ये 98 डिग्री यहाँ बनेगा, 98 डिग्री झुका हुआ है। इस वजह से ये देखने में ऐसा लगता है कि ये लेटा हुआ है अपने एक्सिस, अपने जो किसी का भी कोई अगर प्लैनेट है तो उसका एक्सिस सीधा होना चाहिए, लेकिन इसका ये झुका हुआ, इस वजह से ये इससे कहा जाता है लेटा हुआ प्लैनेट यानी लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, और ये इस प्लैनेट की खोज की थी विलियम हार्सेल ने। ठीक है, विलियम हार्सेल ने टेलीस्कोप की मदद से। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था, और किसने खोजा था? विलियम हार्सेल ने। ठीक है, टेलीस्कोप से खोजा गया पहला ग्रह। चलिए अब हम बढ़ते हैं वरुण की तरफ यानी कि नेपच्यून की तरफ। तो वरुण जो है वो हमारा सबसे लास्ट ग्रह हो जाता है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो नेपच्यून हमारा सबसे अंतिम ग्रह, सबसे लास्ट ग्रह हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके बारे में बस यही पढ़ना है कि ये सबसे दूर ग्रह है। जाहिर सी बात है सबसे लास्ट में है तो सबसे दूर ही है। और सबसे पहले कौन आता है? हमारा मरकरी यानी कि बुध ग्रह, और ये सबसे लास्ट। ठीक है, इसके 14 उपग्रह हैं। ठीक, जिसमें से इसका जो सबसे फेमस एक उपग्रह है ट्रिटॉन, जो सबसे बड़ा है इसका। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन। खोजकर्ता कौन थे इसके? तो जॉन गैले इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट पे, हमारे प्यारे अर्थ पे, पृथ्वी के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो पृथ्वी जितने भी प्लैनेट हैं उनमें से सब 5वें नंबर का ये प्लैनेट है। ठीक है, यानी कि साइज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 5वें नंबर का प्लैनेट है साइज के हिसाब से। ठीक, और नंबर के हिसाब से मरकरी, वीनस, अर्थ तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, बुध, शुक्र और पृथ्वी। ठीक, तीसरे नंबर पे सबसे अधिक घनत्व वाला ये प्लैनेट है। जितने भी प्लैनेट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे अभी मरकरी से लेकर नेपच्यून तक, उनमें से सबसे ज़्यादा किसी की डेंसिटी, किसी की घनत्व है तो वो है हमारा पृथ्वी। कितना है? 5.51 GM पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। द्रव्यमान कितना है इसका? तो 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है, और इसका घनत्व कितना हो जाएगा? 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये पूरे सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगाती है? 365 दिन 6 घंटे में। 365 दिन 6 घंटे में ये पूरा चक्कर लगाती है सूर्य का, और अपने एक्सिस पे 24 घंटे 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये अपने एक्सिस पे चक्कर लगाती है, यानी कि अप्रॉक्स 24 घंटा हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन में 24 घंटा भी दिया रहे और ये वाला भी दिया रहे 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, तो आप इसको टिक लगाएंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, और अगर अप्रॉक्स दिया रहे 24, 23, 22 तो आपको 24 पे लगाना है, और अगर दोनों दिया रहे 24 भी और ये भी तो आपको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पे लगाना है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में चक्कर लगाती है, और यही 6 घंटे पूरे साल में मिल के एक दिन बन जाता है, जिसे हम फरवरी के लास्ट महीने में जोड़ देते हैं, जो हमारा लीप ईयर बन जाता है। पृथ्वी पे 71% कितना है? अच्छा, पहले यहाँ पे देख लीजिए पृथ्वी का आकार। पृथ्वी के आकार आपको 3 तरीके को देखने मिलेंगे बुक में नाम। एक जियोइड, दूसरा स्फेरॉइड और तीसरा ऑब्लेट। ठीक है, जियोइड क्यों कहते हैं? जियोइड इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है ऊपर से थोड़ी चपटी है, नीचे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी सी चिपटी हुई है, इस वजह से इसको जियोइड कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऑब्लेट वही स्फेयर जैसा है इसलिए, और स्फेरॉइड गेंद जैसा दिखता है इस वजह से। तो ऑप्शन में तीनों अगर ऑप्शन में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, कभी जियोइड दे देगा, कभी ऑब्लेट, कभी स्फेरॉइड, तो घबराना नहीं है, तीनों सही होगा। ठीक है, अगर जियोइड ना दे के स्फेरॉइड दे दे तो स्फेरॉइड आपको टिक करना है। उसके बाद हमारे पृथ्वी पे 71% पानी है और 29% महाद्वीप यानी कि धरती यानी कि ज़मीनी वाला एरिया है। 71% पानी की वजह से होने से ही हमारा जो पृथ्वी है वो नीला दिखता है, ब्लू दिखता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी जैसे कि ये हमारा यूरेनस 98 डिग्री पे झुका हुआ था, उसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी
23.5 डिग्री झुकी हुई है। और प्लेन से कितना एंगल बनाती है? प्लेन से बनाएगी ये 66.5 डिग्री की। ठीक है, तो ये जो 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, ये इसका एक्सिस हो गया और ये यहाँ से झुकी हुई है। इसी वजह से मौसम का परिवर्तन हमारे पृथ्वी पे होता रहता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो पूछता है कि पृथ्वी पे मौसम का परिवर्तन किस वजह से होता है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है उसकी वजह से होता है। उसके बाद पृथ्वी की जो त्रिज्या है उससे नापा था सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने, सबसे पहले नापा था इरेटोस्थनीज, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। ठीक है, पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह शुक्र है, पहले हमने बता दिया आपको। ठीक है, शुक्र बोलेंगे, मंगल नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। शुक्र पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। अब यहाँ पे सूर्य के पढ़ाने के समय मैंने बताया था कि सूर्य क्या है, एक अपने आप में एक तारा है वो, इसीलिए पृथ्वी का अगर सबसे नज़दीकी तारा पूछ लिया जाए आपसे तो आपको बताना है सूर्य। ठीक, अब देखिए दो चीज़ यहाँ पे, दो डेट आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है 3 जनवरी, दूसरा आपको याद रखना है 4 जुलाई। 3 जनवरी के दिन क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। उस घटना को हम कहते हैं उपसौर, उस घटना को हम कहेंगे उपसौर। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, उस घटना को हम कहते हैं अपसौर। अब बात यहाँ पे ये आप उठना चाहिए, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो 3 जनवरी में कौन से महीने का होता है, कौन सा सीज़न होता है? ठंडी का मौसम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सूर्य के सबसे करीब होता है 3 जनवरी को, तो उस हिसाब से तो पृथ्वी पे धूप होना चाहिए था, यानी गर्मी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है, आपको पता है कि जो हमारा भारत है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। जब हम पढ़ेंगे भारत का लोकेशन में, मैंने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इस वजह से। और ये जो फेनोमेना होती है वो सदर्न, दक्षिणी ध्रुव में होती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। ठीक है, उसी तरीके से 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर होता है हमारा पृथ्वी, उसे हम कहते हैं अपसौर। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इनफैक्ट सारे प्लैनेट्स पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमते हैं, लेकिन यूरेनस और वीनस को छोड़ के, शुक्र और अरुण को छोड़ के जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमते हैं। ठीक है, इसकी जो परिधि है वो है 40,000 किलोमीटर। परिधि 40,000 किलोमीटर है, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा 2πr का वैल्यू बैठा के। ठीक है, अब हम प्लैनेट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावे और भी बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ होती है, जैसे कि कॉमेट्स जिसे हम कहते हैं पुच्छल तारा, उल्का पिंड हो गया जिसे हम कहते हैं मेटेरॉयड, जैसे फिर एक होता है आपका एस्टेरॉयड जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, फिर मून। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में, एस्टेरॉयड के बारे में। एस्टेरॉयड क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के साथ आपको समझाना होगा। ये हो गया सन। ठीक है, सन के बाद यहाँ पे बहुत सारे हमारे जितने प्लैनेट्स हैं लाइन से लगे हुए हैं। मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, ये सैटर्न, ये यूरेनस और ये नेपच्यून। तो यहाँ पे मार्स और यहाँ पे जुपिटर, यानी कि मंगल और बृहस्पति। ये मंगल और बृहस्पति के पास जो एक बेल्ट पड़ता है, इस बेल्ट में ही बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर घूम रहे होते हैं, बहुत सारे चट्टान घूम रहे होते हैं। इन्हीं चट्टानों को कहा जाता है एस्टेरॉयड, और इस बेल्ट को कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी कि 4 ग्रह इधर और 4 ग्रह उधर। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इधर, और फिर उधर आपका हो गया बृहस्पति और अरुण, वरुण और शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो मंगल और जुपिटर यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो एक बेल्ट पड़ता है, उसी बेल्ट में बहुत बड़े बड़े चट्टान घूम रहे होते हैं, उसी को कहते हैं एस्टेरॉयड। तो इन बड़े बड़े पत्थरों में भी सबसे बड़ा पत्थर कौन है, बात तो निकल के आएगी कि सबसे बड़ा पत्थर कौन है। तो सबसे बड़ा पत्थर है सेरस, जो कि हम कह सकते हैं कि सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है।
ठीक है। और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती हैं, ठीक ना। प्लैनेट्स के साथ साथ ये भी सूर्य का चक्कर लगा रही होती हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। जैसे कि ये सारे प्लैनेट्स लगा रहे होते हैं, उस तरीके से ये भी लगा रही होती है, ठीक। मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलता है, बता दिया आपको, चट्टानों का बना होता है, ठीक है। चट्टानों का बना होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलता है, और सेरस जो हमारा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। अब उल्का पिंड क्या होता है, उल्का पिंड के बारे में थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखिए, ये है हमारा पृथ्वी, ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक है। ये हमारा हो गया अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। तो चलिए एटमॉस्फेयर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ तक मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ तक एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर के ऊपर, इस वायुमंडल के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है, हमारा अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो इसी अंतरिक्ष में बहुत सारे उल्का पिंड घूम रहे होते हैं, ठीक ना। इसी अंतरिक्ष में बहुत सारे, ये भी चट्टान कहीं बने होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर घूम रहे होते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो जब तक तो ये स्पेस में घूम रहे होते हैं तब तक तो ये ठीक है। जब तक ये स्पेस में घूम रहे होते हैं तब तक हम उसको बोलते हैं मेटियोरॉइड, ठीक है। वायुमंडल के बाहर होते हैं, यानी कि यहाँ तक हमारा वायुमंडल हो गया, पृथ्वी से ऊपर तक वायुमंडल, सबसे जो लास्ट वाला जो आपका होता है एग्जॉस्फेयर, वायुमंडल, वायुमंडल तक अगर हमारा देखें तो वहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर होता है। उसके बाद होता है स्पेस। तो स्पेस में जब तक ये बड़े बड़े पत्थर घूम रहे होते हैं तब तक तो ये ठीक, इसको हम कहेंगे क्या, मेटियोरॉइड, ठीक है। हम उल्का पिंड पढ़ रहे हैं, उल्का पिंड 3 तरीके के होते हैं, उन्हें हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये स्पेस में होते हैं तो उसे हम कहेंगे मेटियोरॉइड, वायुमंडल के बाहर होते हैं। तो देखिए वायुमंडल के बाहर में है, ठीक। फिर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक ना। तो जब ये वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे जब आ जाएंगे तो क्या होगा, जब ये वायुमंडल के अंदर प्रवेश करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, ठीक है। हवा से घर्षण पैदा होगा और उस घर्षण के वजह से इसमें आग लग जाएगी और ये टूट जाएंगे, मतलब कि ये धूल हो जाएंगे, पूरे इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जब ये एंटर कर जाते हैं वायुमंडल में तब हम इसको कहते हैं मेटियोर, ठीक है। वायुमंडल के अंदर प्रवेश और जलना शुरू कर जाता है। तो जैसे ही ये वायुमंडल के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनकी स्पीड इतनी होती है, धरती इसको अपनी ग्रेविटी की वजह से इतनी तेज़ से खींचती है, अपनी तरफ खींचती है कि इसमें घर्षण की वजह से इसमें आग लग जाता है और ये जल जाती है पूरी तरीके से, ठीक ना। तो जब ये एंटर कर जाती है तब उसको हम बोलते हैं मेटियोर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े चट्टान होते हैं कि पूरे तरीके से जल नहीं पाते हैं, और पूरे तरीके से ना जलने के कारण ये कभी कभी हमारे पृथ्वी पे आके गिर जाते हैं, समुद्र में या कहीं भी, ठीक ना। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि पृथ्वी पे आके गिरे, क्योंकि अभी हमने देखा कि पृथ्वी में तो लैंड 29% ही है ना, पानी 71% है। तो ज़्यादा चांस क्या है, समुद्र में गिरने का है, ठीक है। और 79% जो और 29% जो लैंड है उस पर भी हम हर जगह तो रहते नहीं हैं, ठीक। तो क्या होता है कि जब ये धरती पे गिर जाते हैं तब हम इसको कहते हैं मेटियोराइट, RITE। तो जब तक तो ये स्पेस में थे तब तक हमने इनको कहा मेटियोराइट बोला। जब ये स्पेस से हट के हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर गए तो उसको हमने बोला मेटियोर, ठीक। मेटियोर से जब फिर क्या हुआ कि जब पूरी तरीके से जल नहीं पाए और ये हमारे धरती पे आके गिर जाते हैं तब हम इनको कहते हैं मेटियोराइट। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि पृथ्वी के सतह पर गिर जाते हैं, ठीक ना। तो ये 3 तरीके के होते हैं। अब थोड़ा सा आप एक चीज़ यहाँ पे और आप समझिएगा, ये तो हो गया उल्का पिंड के बारे में। अब होता है कुछ कॉमेट्स के बारे में हम देख लेते हैं कि कॉमेट्स, या जिसे हम कहते हैं धूमकेतु, या हम इसे कहते हैं पुच्छल तारा, वो क्या होता है,
ठीक है, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये जो कॉमेट है, ठीक है, ये कॉमेट जैसे कि क्षुद्र ग्रह और मेटेरॉइड उल्कापिंड ये तो चट्टान के बने होते हैं, लेकिन जो कॉमेट है ये बर्फ़ और गैसेस के बने होते हैं, ठीक है, और ये सूर्य की परिक्रमा का ये भी करते हैं, ठीक ना, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूल, गैस, बर्फ़ और आदि से बना होता है और ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। बस फ़र्क यही है कि ये बर्फ़ और गैस से बने होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ये सूर्य के पास से होकर गुजरते हैं तो बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होता है, और पिघलना स्टार्ट होता है तो हमें एक टेल दिखाई पड़ती है, क्योंकि बहुत स्पीड में जाते हैं तो पिघलते हैं, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो एक पूंछ सा बन जाता है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया पुच्छल तारा, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमेट। तो सबसे बड़ा कॉमेट कौन है? तो हैली कॉमेट। हैली कॉमेट, सॉरी सबसे बड़ा नहीं है, एक हैली कॉमेट है केवल, जो कि एडमंड हैली ने ढूंढा था 1905 में। ये जो कॉमेट है ये 76 साल में एक बार दिखाई देती है हमें पृथ्वी से, ठीक है। लास्ट ये दिखाई दी थी 1986 में, और अभी दिखाई देगी नेक्स्ट 2062 में। 76 साल में एक बार दिखाई देती है हमारी हैली कॉमेट। तो ये थे आपके टोटल प्लैनेट्स और कुछ एस्टेरॉयड और कॉमेट्स वगैरह के बारे में, जिसको हमने बड़े अच्छे से पढ़ा। अब एक लास्ट आपका बच जाता है मून, ठीक है। तो मून भी एक हमारा क्या है? अर्थ का एक सैटेलाइट है, अर्थ का एक सैटेलाइट है मून। तो मून के बारे में मैं आपको यहाँ पे लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। मून क्या है कि मून हमारे धरती से केवल मून का हम 59% हिस्सा ही देख पाते हैं, ठीक। पहला पॉइंट, मून से संबंधित आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं, 2 इक्लिप्स एक्चुअली याद रखने हैं, जो 2 ग्रहण होते हैं वो याद रखने हैं, कब और कैसे होता है। देखिएगा, इक्लिप्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इक्लिप्स यानी कि ग्रहण के बारे में, ग्रहण की जो ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उनके बारे में आपको हम बता रहे हैं, कब लगता है, कैसे लगता है। ये हो गया हमारा सन, ठीक है। ये हमारा हो गया अर्थ, और इधर हम कहीं इसका अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है हमारा मून। अर्थ चक्कर लगा रही है सूर्य की, और ये जो मून चक्कर लगा रहा है वो लगा रहा है अर्थ का। तो यहाँ पे अब 2 कंडीशन होते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि मून जो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, तो कभी ना कभी ऐसा क्या होगा कि मून जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। 2 कंडीशन होंगे इस दौरान। पहला क्या होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में पहुँच जाए। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा पहुँच जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं सोलर इक्लिप्स। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे सोलर इक्लिप्स। इसको ये हम कह सकते हैं इसको सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ठीक। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि सूर्य तो अपनी जगह फिक्स है, अब क्या होगा कि ये मून यहाँ ना आके कभी कभी ये इधर आ जाता है, तो पृथ्वी बीच में आ जाती है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाएगी, तब हम लगेगा चंद्र ग्रहण लगेगा। और सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगी यहाँ पे, तो लगेगा आपका सूर्य ग्रहण, ठीक है। और जब यहाँ पे रहेगी तो चंद्र ग्रहण। तो आप ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगा के इसमें याद रख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य को चंद्रमा ढक देती है,
यानी कि सूर्य पे ग्रहण लगा देती है। इस वजह से और सूर्य को कब ढकेगी, जब ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगी, तभी तो हम पृथ्वी पे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं सूर्य को, तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देगा, हमको दिखाई देगा केवल मून। तो हम क्या बोलेंगे कि सूर्य ग्रहण लग गया, सूर्य को हम देख नहीं पा रहे हैं, ग्रहण लग गया। तो ऐसा कब होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगी। एक याद हो गया, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हमने जितना भी यहाँ पे अभी पढ़ा, ठीक है, साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि ये पूरे यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स आपका पता है इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं है, ये प्रतिदिन फैल रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ तक है कुछ नहीं पता। तो ये जितना भी हमने अभी पढ़ा अपने सोलर सिस्टम के बारे में, या हमें जितने भी अपनी गैलेक्सीज़ के बारे में पता है, जितने भी हमें यूनिवर्स के बारे में पता है, ठीक है, स्पेस के बारे में पता है, वो केवल 5% पता है। ठीक है, साइंटिस्टों का ऐसा कहना है कि केवल हम 5% ही जान पाए हैं, और जो रेस्ट 95% है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो जितना भी हमें पता है 5%, उसे हम कहते हैं मैटर, पदार्थ। ठीक, और जो 95% बच गया है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, अभी उस पर कुछ ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, साइंटिस्टों को नहीं मिल पाई है, उसे हम कहते हैं ब्लैक मैटर। ठीक है, तो हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम अभी केवल और केवल 5% ही समझ पाए हैं और जान पाए हैं। इस वजह से जो जितना हम जान पाए हैं उसको हम कहते हैं मैटर, और जिसको हम नहीं जान पाए हैं 95%, उसको हम कहते हैं ब्लैक मैटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। कुछ भी आपने सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अगर कुछ भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर कर देंगे दोस्तों के साथ, और आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। हालांकि ये तो मैं पूरा चैप्टर अभी लेके चलूँगा सीक्वेंस से। ठीक है, इसके बाद हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे, ग्लोब पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई पढ़ना हो, कोई चैप्टर पढ़ना हो, या कोई सिलेबस नया स्टार्ट करवाना हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।